एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आप फोटोन डालते हो, क्या डालते हो, फोटोन डालते हो, सनलाइट डालते हो, तो सनलाइट से ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही एक्टिवेटेड होंगे, ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही एक्टिवेटेड होंगे। समझना कैसे कि आपने पढ़ा होगा 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन, 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन। अगला अपना सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री होता है 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन। एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपने पूरे मिक्सचर के ऊपर एक ही फोटोन डाला है, एक ही फोटोन डाला है, तो कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो पाएंगे, उससे एक ही मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो पाएगा। समझ में आ गया, आ गया। देखो थर्मल रिएक्शन में तो क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाते हैं एक साथ, यहाँ पे एक साथ एक ही मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होता है फोटोकेमिकल में। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, अगला डिफरेंस फिर एक साथ लिखवा दूंगा मैं आपको। जो थर्मल रिएक्शंस होती है उनमें क्या होगा, जैसे आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अरे मॉलिक्यूल्स हीट से टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो मुझे बताओ यहाँ पे पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या? अरे मिक्सचर में बहुत सारे आपके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपने उनको हीट किया है तो पूरी जो रिएक्शन कंडीशन है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। समझ में आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। समझ में आ गया, वेरी गुड। ये कहा जाता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जनरली वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू थर्मल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जनरली फास्ट होती है एज कम्पेयर टू थर्मल रिएक्शन। तो ये डिफरेंस हो गए। मैं अब एक एक करके आपको ओरली बोल देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश में मैंने रिपीट कर दिया है, सारे समझा दिए, अब आप लिख लेना भाई। मैं हिंदी में रिपीट लिखवा रहा हूँ, लिखना। जो थर्मल रिएक्शन है आपकी उसमें जो अभिक्रियाएं हैं उनमें लिखना। लिखो पहला, सामान्य ऊष्मीय अभिक्रियाओं में, सामान्य ऊष्मीय अभिक्रियाओं में, इसमें लिखना पहला, सामान्य ऊष्मीय अभिक्रियाओं में अणुओं की टक्करों से मुक्त हुई ऊर्जा से, अणुओं की टक्करों से मुक्त हुई ऊर्जा से अणु सक्रियत होते हैं। मैंने बताया था ना कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलिजन्स करेंगे, और कोलिजन्स अगर करेंगे तो उन कोलिजन्स के फलस्वरूप क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, यही तो कहा है कि जो थर्मल रिएक्शन होती है उनमें कोलिजन्स के ड्यूरिंग कोलिजन मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड। ये तो लिखा है, ठीक है। हमने क्या लिखा, ये लिखा कि सामान्य ऊष्मीय अभिक्रियाओं में अणुओं की टक्करों से मुक्त हुई ऊर्जा से, अणुओं की टक्करों से मुक्त हुई ऊर्जा से अणु सक्रियत होते हैं, ठीक है। ओके, उधर लिखो आप, फोटोकेमिकल रिएक्शन में लिखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में लिखो। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में दृश्य या पराबैंगनी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में दृश्य या पराबैंगनी मतलब या तो विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन से अगर जो फोटोन आ रहा है, अगर जो फोटोन आ रहा है या तो वो विजिबल रीजन से आ रहा हो, मतलब उसकी जो रेडिएशन है, उसकी जो वेवलेंथ है, या तो वो विजिबल रीजन की हो या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन की हो, ठीक है ना। जो फोटोन आ रहा है अगर उसकी रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ या तो विजिबल रीजन की हो या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन की हो, तो वो मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेटेड कर देगा। तो आप लिखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में दृश्य या पराबैंगनी फोटोन के अवशोषण से, दृश्य या पराबैंगनी फोटोन के अवशोषण से क्रियाकारक अणुओं का सक्रियण होता है। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, क्रियाकारक अणुओं का सक्रियण होता है। आगे समझ में, वेरी गुड। फर्स्ट डिफरेंस कंप्लीट होता है। आगे लिखो सेकंड अंतर, सेकंड डिफरेंस लिखो। थर्मल में आ जाओ, थर्मल में आ जाओ, लिखो, लिखो। समस्त सामान्य अभिक्रियाओं के संपन्न होने में, समस्त सामान्य अभिक्रियाओं के संपन्न होने में मुक्त ऊर्जा का मान कम होता है। समझाता हूँ अभी, लिखो। समस्त सामान्य अभिक्रियाओं के संपन्न होने में मुक्त ऊर्जा का मान कम होता है। कहने का मतलब है जो भी नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, जितने भी नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, उनकी कंप्लीशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, कंप्लीशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। जो रिलीज एनर्जी होती है ना ड्यूरिंग रिएक्शन, कोई रिएक्शन है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस ड्यूरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है। किसमें, जो थर्मल रिएक्शन होती है उनमें, लेकिन फोटोकेमिकल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उधर लिखो आप, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में फोटोन की कुछ ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा में मिल जाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में फोटोन की कुछ ऊर्जा उत्पाद में मिल जाती है। फोटोन की कुछ ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा में मिल जाती है, जिससे मुक्त हुई ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जिससे मुक्त हुई ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखो भाई, मैंने क्या कहा था, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो फोटोन आता है, क्या वो सेलेक्टिव होता है क्या? भाई कुछ मॉलिक्यूल्स कोई वो मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को मिलेगा, वो कैसा होता है? सेलेक्टिव होता है। ठीक है, सेलेक्टिव होता है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिव। लेकिन जो थर्मल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होती है। सेलेक्टिव वो नहीं होती है। मतलब आप हीट करोगे तो पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को नहीं करोगे, मैं तो इसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को हीट कर रहा हूँ, पूरे मिक्सचर को आप हीट करोगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो थर्मल रिएक्शन होती है ना, वो सेलेक्टिविटी शो नहीं करती है। सेलेक्टिविटी वो शो नहीं करती है। तो लिखना ऊष्मीय सक्रियण वर्णात्मक नहीं होता है। ऊष्मीय सक्रियण वर्णात्मक, ऊष्मीय सक्रियण वर्णात्मक नहीं होता है। वर्णात्मक से मतलब क्या है? सेलेक्टिव। ठीक है ना, उसमें सक्रियण वर्णात्मक नहीं होता है। बताया था ना आपको, कोई पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल क्या नहीं होता? एक्टिवेटेड नहीं होता, सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो लिखा उसमें सक्रियण वर्णात्मक नहीं होता है तथा ऊष्मीय ऊर्जा से समस्त अणु उत्तेजित हो जाते हैं। कहा था ना, पूरे मिक्सचर के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? एक्टिवेटेड हो जाते हैं। उसमें सक्रियण वर्णात्मक नहीं होता तथा ऊष्मीय ऊर्जा से सारे अणु सक्रियत हो जाते हैं। सारे अणु उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हैं। उधर लिखो, जो प्रकाश सक्रियण होता है आपका, ठीक है, प्रकाश सक्रियण होता है वो कैसा होता है? वर्णात्मक होता है। लिख लो, प्रकाश सक्रियण वर्णात्मक होता है, सेलेक्टिव होता है। ठीक है, वर्णात्मक होता है। और यहाँ पे एक फोटोन केवल एक ही मॉलिक्यूल को क्या कर पाता है? एक्साइट करवा पाता है। एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को एक्साइट करवा पाता है। लिखना, प्रकाश रासायनिक सक्रियण वर्णात्मक होता है तथा कुछ विशिष्ट अणु ही फोटोन का अवशोषण करके उत्तेजित होते हैं। कुछ विशिष्ट अणु ही फोटोन का अवशोषण करके उत्तेजित होते हैं। प्रकाश सक्रियण वर्णात्मक होता है तथा कुछ विशिष्ट अणु ही फोटोन का अवशोषण करके क्या होते हैं? उत्तेजित होते हैं। ठीक है भाई, अगला लिखो फोर्थ, टेम्परेचर के बारे में बोलो, क्या कहना है? टेम्परेचर के बारे में क्या कहना है? यहाँ जो पूरा रिएक्शन मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो थर्मल रिएक्शन होती है उसमें पूरे रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उधर ऐसा नहीं होता। तो अगला पॉइंट लिखो आप, ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक संख्या में, ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक संख्या में अणुओं के उत्तेजित हो जाने के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक संख्या में अणुओं के उत्तेजित हो जाने के कारण, अणुओं के उत्तेजित हो जाने के कारण तंत्र का ताप बढ़ जाता है। तंत्र का ताप बढ़ जाता है, बता था ना, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तंत्र का ताप बढ़ जाता है। उधर लिख लो, प्रकाश ऊर्जा के अणुओं के, प्रकाश ऊर्जा से अणुओं के कम संख्या में उत्तेजित होने से, प्रकाश ऊर्जा से अणुओं के कम संख्या में उत्तेजित होने से, प्रकाश ऊर्जा से अणुओं के कम संख्या में उत्तेजित होने से अभिक्रिया सामान्य ताप पर संपन्न हो जाती है। अभिक्रिया सामान्य ताप पर संपन्न हो जाती है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, लास्ट लिखो, ये जो रिएक्शन होती है ना, थर्मल रिएक्शन, इनकी जो रेट होती है, थर्मल रिएक्शन की जो रेट होती है
वो जो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जो थर्मल रिएक्शन की रेट होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो लास्ट वन लिखो आप, थर्मल में लिखो, इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर करता है। इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर करता है, ठीक। उधर लिखो, इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर नहीं करता। इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर नहीं करता। फिर किस पर करता है? जो आप फोटोन डाल रहे हो ना उसकी इंटेंसिटी पे, जो आप फोटोन डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी पे, उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया वेग उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपने क्या लिखा? इनका वेग अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक है भाई, ठीक। ओके, तो अब आप हेडिंग डालो लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हेडिंग डाल दो, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। 2 लॉ हैं, इजी हैं बिल्कुल। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है भाई। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या मतलब है? प्रकाश रसायन के नियम। देखो भाई, इनके 2 लॉ हैं, एक फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, एक सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। क्या बात है सर, मज़े आ गए। 2 ही लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ये तो नॉर्मल नेम है इनके। जो फर्स्ट लॉ है उसका नेम है ग्रोथस ड्रेपर लॉ। क्या बोलते हैं उसको? ग्रोथस ड्रेपर लॉ। जो सेकंड लॉ है उसको बोला जाता है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। क्या बोला जाता है? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। और इसको कहा जाता है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहा जाता है किसको? सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को, ठीक है। तो एक बार नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। और क्या कहा जाता है इसको? और क्या कहा जाता है? ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ग्रोथस ड्रेपर लॉ भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लॉ है ये कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, सॉरी, कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है, ठीक। दूसरा कौन सा है आपका? सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। और क्या कहा जाता है इसको? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। और क्या कहा जाता है इसको? और इसको कहा जाता है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। और इसको कहा जाता है, ये कैसा लॉ होता है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव होता है। कैसा होता है? क्वांटिटेटिव। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, हिंदी में सुन लो इसका नाम। प्रकाश रसायन का पहला नियम और ग्रोथस ड्रेपर का नियम। ग्रोथस ड्रेपर का नियम भी इसको कहते हैं,
कैसा होता है, गुणात्मक होता है। कैसा होता है, गुणात्मक होता है। समझाऊंगा भी, चिंता मत करो। सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश राशन का दूसरा नियम। और इसको क्या कहते हो आप, इसको स्टार कांस्टेन का नियम भी अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार कांस्टेन का नियम। और इसको हम फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का नियम भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम क्या कहते हैं, पता क्या कहते हैं, एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, एक अणु एक ही फोटोन का अवशोषण करता है। इसी को क्या कहते हो आप, इसी को कहते हो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। खत्म खत्म। क्वालिटेटिव होता है, कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक होता है। एक अणु एक ही फोटोन का अवशोषण करेगा, ये मात्रा है, क्वांटिटेटिव है। ऊपर वाला कैसा है, क्वालिटेटिव। क्या मैंने कहा था ना, एक सैंपल ट्यूब होती है जिसमें कोई मिक्सचर भरा होता है, आपने उसके ऊपर जैसे कोई लाइट इंसिडेंट की, जैसे आपने कोई रेडिएशन उसके ऊपर डाली, तो उस रेडिएशन का कुछ पार्ट क्या हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया। तो जो ट्रांसमिटेड हो रहा है, वो जितना इंसिडेंट हो रहा है सारा ट्रांसमिटेंस नहीं हो रहा, उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो गया। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये क्वालिटेटिव है, सॉरी कैसे है, क्वांटिटेटिव, कैसे है, क्वालिटेटिव है, कैसा है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक। आगे समझ में, ठीक है, कैसे है, गुणात्मक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। और क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथस ड्रेपर लॉ भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, ग्रोथस ड्रेपर लॉ भी इसको कहा जाता है। पहले तो आप ये फोटो बनाएंगे, ये लो भाई, I0 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। ठीक है। IT क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ठीक भाई, इस फोटो को एक बार बना लो, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ। मैं बोल देता हूँ एक बार, इंग्लिश में बोल देता हूँ, होता क्या है, चलो एक बार हिंदी में लिख लो, फिर बोल देता हूँ। ठीक है, लिख लो, लिखो भाई, लिख लो आप। ये क्या है आपका, सैंपल है, ये क्या है आपका, सैंपल है। ठीक, ठीक है भाई, लिखो। क्या यहाँ से और देखो एक चीज़ और लिख दो, क्या लिखते हो आप, जो I0 है वो किसके इक्वल होगा, IA प्लस IT के इक्वल होगा। अब मुझे बताओ, मुझे IA फाइंड करना है, IA फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, आपने कितना डाला था, अगर आप उसमें से माइनस कर दो कि कितना निकाला गया है, आपने जितना डाला अगर आप उसमें से माइनस कर दो कितना निकाला गया, तो आपको पता लग जाएगा अंदर कितना रह गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे I0 माइनस IT, आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन कैसे फाइंड करोगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। यहाँ से आप इसको फाइंड कर लोगे। आ गया समझ में, आ गया
वेरी गुड। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अब आप डेफिनेशन लिखो। इस नियम के अनुसार जब किसी विलयन के साथ प्रकाश विकिरणें टकराती है तो बोलो क्या होता है, उनका कुछ भाग क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, बाकी भाग क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो आपतित प्रकाश की तीव्रता, अवशोषित प्रकाश की तीव्रता और पारगमित प्रकाश की तीव्रता। तो आपने लिखा जब किसी विलयन के साथ प्रकाश विकिरणें टकराती है तो आपतित विकिरणों का कुछ भाग ही अवशोषित होता है। आपतित विकिरणों का कुछ भाग ही क्या होता है, अवशोषित होता है। आपतित विकिरणों का कुछ भाग ही अवशोषित होता है जो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। आपतित किरणों का कुछ भाग ही अवशोषित होता है जो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है। एक बात बताना भाई मेरे को आप, ये लाइट आई और उधर से चली गई, तो क्या इस सैंपल में कोई केमिकल चेंज होंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन होंगे क्या? नहीं होंगे। जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इस सॉल्यूशन में, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्ब लाइट चेंज लेके आएगी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्ब लाइट ही क्या करेगी, इस सैंपल में एक केमिकल चेंज लेके आएगी। तुमने क्या कहा, आपतित विकिरणों का कुछ भाग ही पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अपने ये तो लिखा है, हमने क्या लिखा, अवशोषित विकिरणों का कुछ भाग ही पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, प्रकाश विकिरणों का शेष भाग जो पारगमित हो जाता है, क्या वो कोई योगदान देता है क्या? नहीं देता। तो लिखो प्रकाश विकिरणों का शेष भाग जो पारगमित हो जाता है उसका रासायनिक परिवर्तन में कोई योगदान नहीं होता। आ गया समझ में? वेरी गुड। कहने का मतलब आपने ये कहा कि आपके पास कोई एक सैंपल है, उस सैंपल के ऊपर आपने जैसे ही आपने कोई लाइट डाली है तो उस लाइट का कुछ भाग तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी भाग ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो जो एब्जॉर्ब पार्ट है लाइट का, केवल वो ही केमिकल चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बाकी पार्ट जो है लाइट का, वो केमिकल चेंज में उसका कोई रोल नहीं होता है। सैंपल के केमिकल चेंज में उसी लाइट का रोल होता है जो एब्जॉर्ब होती है। बाकी ना तो इंसिडेंट रेडिएशन का और ना ही ट्रांसमिटेड रेडिएशन का कोई रोल केमिकल चेंज में होता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। इसी को क्या कहते हो, ग्रोथस ड्रेपर लॉ। ध्यान रखना, ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ध्यान रखना, रे बोल रहा हूँ मैं, कैसा होता है, क्वालिटेटिव। कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है भाई, ओके। लिमिटेशंस लिखो इसकी, लिखो लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बोलो क्या क्या है? पहले तो ये कि ये लॉ कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। कैसा होता है, क्वालिटेटिव ये होता है। तो पहले लिमिटेशन लिखो आप, यह नियम केवल गुणात्मक होता है। आया समझ में? यह नियम केवल क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, दिस लॉ इज ओनली क्वालिटेटिव। यह नियम केवल गुणात्मक होता है। दूसरी लिमिटेशन लिखो, यह नियम केवल प्राथमिक प्रकाश रासायनिक परिवर्तनों पर ही लागू होता है। यह नियम केवल प्राथमिक प्रकाश रासायनिक परिवर्तनों पर ही लागू होता है। यह नियम केवल प्राथमिक प्रकाश रासायनिक परिवर्तनों पर ही लागू होता है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। बैठा दिमाग में? वेरी गुड। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया भाई।
ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री खत्म होता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथस ड्रेपर लॉ भी इसको अपन कहते हैं, ग्रोथस ड्रेपर लॉ भी अपन कहते हैं। क्या कहता है, फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। जब आप किसी सैंपल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हो तो उस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी पार्ट क्या हो जाता है? ट्रांसमिटेड हो जाता है। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी पार्ट क्या हो जाता है? ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो जो एब्जॉर्ब पार्ट है लाइट का, वो ही केवल सैंपल के केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ लाइट है वो ही सैंपल के केमिकल चेंज के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। बाकी पार्ट जो ट्रांसमिटेड हो गया वो सैंपल में केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। दूसरा लिखोगे आप सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। क्या लिखोगे? सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बोलो क्या बोलते हैं उसको? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। क्या बोला जाता है उसको? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। और क्या बोला जाता है? द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। बोलो क्या लिखोगे? सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको आप? और क्या कहते हैं उसको आप? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी अपन इसको कहते हैं। और क्या कहते हो? द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, क्या कहोगे? सुन लो, हिंदी में सुन लो नाम। प्रकाश राशन का द्वितीय नियम, या फिर स्टार्क आइंस्टीन नियम, या फिर आप कहोगे उसको, या फिर आप क्या कहोगे उसको? प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है। कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है, ध्यान रखना। मात्रात्मक होता है। वो कैसा होता था? गुणात्मक। ये कैसा होता है? मात्रात्मक। अंग्रेजों के लिए एक लाइन याद रख लो, 1 फोटोन 1 मोलिक्यूल, या फिर 1 मोलिक्यूल 1 फोटोन। 1 मोलिक्यूल 1 फोटोन। आप सीधा सीधा एक ही बात लिख सकते हो, 1 मोलिक्यूल 1 फोटोन। एक मोलिक्यूल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एक मोलिक्यूल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बस यही क्या है आपका लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है। किसने दिया था? स्टार्क एंड आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी अपन कह देते हैं। तो मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ, लिखना भाई, लिखना भाई। आप इसको ये भी लिख सकते हो, द लॉ ऑफ क्वांटम एक्टिविटी। क्या लिख सकते हो इसको? द लॉ ऑफ क्वांटम एक्टिविटी भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, लिखो। इन 1908, ठीक है, 1908 में तो किसने दिया था? स्टार्क ने। और 1912 में किसने दिया? आइंस्टीन ने। ठीक है, किसने कब प्रपोज किया था इसको? 1908 में तो स्टार्क ने प्रपोज किया, और 1912 में किसने प्रपोज किया इसको? आइंस्टीन ने प्रपोज किया। लिखना, सन 1908 में स्टार्क ने, वह 1912 में आइंस्टीन ने ऊर्जा की क्वांटम अवधारणा को अणुओं की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया। ऊर्जा की क्वांटम अवधारणा को अणुओं की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया। दोबारा से बोल रहा हूँ, 1908 में स्टार्क ने, वह 1912 में आइंस्टीन ने ऊर्जा की क्वांटम अवधारणा को अणुओं की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया।
ऊर्जा की क्वांटम अवधारणा को अणुओं की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया और एक नियम दिया जिसे क्वांटम सक्रियता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? क्वांटम सक्रियता का नियम भी कहते हैं। क्वांटम सक्रियता का नियम मतलब समझ गए? द लॉ ऑफ क्वांटम एक्टिविटी। मतलब यह है इसका मतलब यह है कि एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, या फिर एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट होता है। एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है? एक्टिवेट होता है। तभी तो उसको बोलते हैं क्वांटम सक्रियता का नियम। एक अणु एक ही फोटोन का अवशोषण करता है, क्या होता है? सक्रियत होता है। तो अणु का सक्रियण किससे होता है? एक क्वांटम के, एक फोटोन के अवशोषण से। फोटोन को क्या बोलते हो? क्वांटम बोलते हो। फोटोन को क्या बोलता है? क्वांटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वांटा। क्या बोला जाता है उसको? जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, सुना होगा ना आपने, उनको क्वांटा कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। वही है आपका, ठीक है। तो एक नियम दिया जिसे क्वांटम सक्रियता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक अणु, ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है तथा सक्रियत होता है। इस नियम के अनुसार एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। इस नियम के अनुसार एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है एवं सक्रियत होता है। एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है एवं सक्रियत होता है। ठीक है भाई, ये तो क्या हो गया आपका? ये हो गया क्वांटम सक्रियता का नियम। नेक्स्ट लाइन से आप लिखोगे, अगले लाइन से आप लिखोगे, इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। अगला लिखो, नेक्स्ट लाइन से, इसे स्टार्क आइंस्टीन नियम भी कहते हैं। इसे स्टार्क आइंस्टीन नियम भी कहते हैं। इसे स्टार्क आइंस्टीन नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखना, आगे आप लिखना, इस नियम के अनुसार एक अणु द्वारा अवशोषित फोटोन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में एक अणु को सक्रियत करता है। बात हुई अभी, एक अणु एक फोटोन को एक फोटोन से सक्रियत होता है, या फिर एक फोटोन एक अणु को सक्रियत करता है। तो हमने क्या लिखा? इस नियम के अनुसार एक अणु द्वारा अवशोषित फोटोन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में एक अणु को सक्रियत करता है। प्रारंभिक पद में एक अणु को सक्रियत करता है, अर्थात आपके पास कोई एक अणु था, उसने ये क्या डाला? कोई फोटोन ले लिया। ठीक है, ये क्या आपका? फोटोन है। इसने वो क्या बोला जाता है? फोटोन। इसको क्या कहा जाता है? क्वांटम कहा जाता है। तो जैसे इसने लिया, ये कैसे हो गया? एक्टिवेटेड हो गया। कैसे हो गया? एक्टिवेटेड हो गया। कैसे हो गया? सक्रियत हो गया। सक्रियत अणु हो गया। जैसे ही फोटोन को इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, अणु कैसा हो गया? अणु का सक्रियण हो गया। स्टार लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये अणु का क्या हो गया? सक्रियण हो गया है। ठीक, ये बना लो आप। आगे लिखो, ये तो आपका सामान्य अणु, जैसे इसने फोटोन को लिया, जैसे इसने क्या लिया? फोटोन को लिया, क्या हो गया? सक्रियत अणु में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे लिखो, एक अणु के सक्रियण के लिए, बोलो रे,
एक अणु के लिए एक फोटोन की आवश्यकता होती है क्या? एक अणु का सक्रियण के लिए एक फोटोन की आवश्यकता होगी। देखो एक अणु के सक्रियण के लिए एक फोटोन, अर्थात सॉरी आप ऐसे लिखो, एक अणु के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक अणु के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा एक फोटोन, अर्थात E बराबर एच न्यू होती है। एक अणु के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा E बराबर एच न्यू, अर्थात एक फोटोन होती है। ठीक है, होती है। तो एक मोल के लिए आवश्यक ऊर्जा, कितनी होगी भाई? देखो भाई, एक अणु के लिए एच न्यू, एक मोल के लिए क्या होगा? एक मोल में कितने अणु होते हैं? आवागाद्रो संख्या के बराबर। एक मोल में कितने अणु होते हैं? आवागाद्रो संख्या के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? NaH न्यू, क्या हो जाएगा? NaH न्यू। ठीक है भाई, ये आपको हो जाएगा एक मोल अणु के लिए NaH न्यू चाहिए। ठीक है, और ये जो होता है ना, इसी को एक आइंस्टीन कहा जाता है, ध्यान रखना। इसी को क्या कहा जाता है? एक आइंस्टीन इसको कहा जाता है। तो ये एक मोल अणु के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? आप लिख सकते हो एक मोल अणुओं के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा किसके इक्वल होगी? NaH न्यू के, और ये किसके इक्वल होगा? एक आइंस्टीन के। NaH न्यू क्या कहा जाता है? एक आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे कौन क्या है? Na क्या है? Na क्या है यहाँ पे? देखो आप लिख सकते हो, आपके पास आ गया E बराबर NaH न्यू, और ये किसके बराबर आएगा? एक आइंस्टीन के। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं लिख देता हूँ कौन क्या है यहाँ पे। हियर Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, आवागाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू क्या होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। एक मोल में इतने अणु, परमाणु या आयन होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। H इज इक्वल टू क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और न्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। C बाई लैम्डा। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट। वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए इसकी। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ होती है। फिर अभी मैं आपका यूनिट कन्वर्जन भी सिखाऊंगा आपको आगे, जब अपना एक यूनिट और पढ़ेंगे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तब वहाँ पे इनका यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे अपन तो। ठीक है, तो जब हमने इन सब की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, देखो आपके पास अब यहाँ से इसके आगे क्या आएगा? इधर देखना, आपके पास आ गया E इज इक्वल टू NaH न्यू आ गया। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई लैम्डा होता है। तो आपने देखा E इज इक्वल टू NaH C बाई लैम्डा। तो सबकी वैल्यू को, लैम्डा को रहने दो, बाकी सबकी वैल्यू को जब आपने पुट किया तो उनको पुट करने के बाद में जो आंसर आएगा आपका
वो मैं बता देता हूँ, वो आएगा आपका 11.95 ओवर लैम्डा, और ये आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक भाई, ये लो, ये हो गया आपके 1 मोल फोटोन के एक्टिवेशन के लिए आवश्यक ऊर्जा। 1 मोल फोटोन के अणु सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 मोल फोटोन के लिए आई है, वही ध्यान रखना। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल टू 11.95 ओवर लैम्डा, और ये किसमें आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। जो भी आपको लैम्डा दिया जाएगा, जो भी आपको लैम्डा गिवन होगा, वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब आप पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ज़ेबलोंस्की डायग्राम। ज़ेबलोंस्की डायग्राम, ठीक है, वेरी गुड। तो ज़ेबलोंस्की डायग्राम को पढ़ने से पहले यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स यूज होगी एक बार मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो फिर अब कंफ्यूज मत हो ना भाई, हिंदी में भी उसको क्या कहा जाता है, ज़ेबलोंस्की डायग्राम ही कहा जाता है, और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं उसको, ज़ेबलोंस्की, हिंदी में ज़ेबलोंस्की आरेख कह देते हैं, और इंग्लिश में ज़ेबलोंस्की डायग्राम उसको कह देते हैं। तो ये 2 लॉ थे, ये भी इम्पोर्टेंट थे भाई, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आ गया समझ में, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, ओके, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हेडिंग डालोगे आप ज़ेबलोंस्की डायग्राम। ज़ेबलोंस्की डायग्राम, ज़ेबलोंस्की आरेख। ठीक है भाई, समझ जाना आप। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास कोई मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर आपने क्या डाला, फोटोन डाला। क्या डाला, फोटोन डाला। ये क्या आपका अणु है। तो जैसे ही आप किसी मॉलिक्यूल में फोटोन डालोगे, उसमें 2 प्रकार के चेंजेज आएंगे, 2 प्रकार की प्रोसेस होगी। एक होता है फोटो फिजिकल प्रोसेस, एक होता है फोटो केमिकल प्रोसेस। एक होती है आपकी फोटो केमिकल प्रोसेस, दूसरी आपकी होती है फोटो फिजिकल प्रोसेस। ठीक भाई, फोटो फिजिकल प्रोसेस। अब देखो, जो फोटो फिजिकल प्रोसेस होती है, जो आपकी फोटो फिजिकल प्रोसेस होती है, वो 2 टाइप की होती है। उससे पहले फोटो केमिकल देख लो, ये भी 2 टाइप की होती है। प्रकाश रासायनिक प्रक्रम, प्रकाश रासायनिक प्रक्रम, ये 2 प्रकार के होते हैं भाई, ध्यान रखना। प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है, ये क्या होंगे, सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस। अब इनका मतलब क्या, वो भी समझा दूंगा आपको। इनका मतलब क्या होता है, ये भी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है भाई, ये देखो फोटो फिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिकी प्रक्रम। प्रक्रम, ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव। रेडिएटिव प्रोसेस,
रेडिएटिव जो रेडिएशन को निकालती है, रेडिएशन मतलब विकिरणी प्रक्रम, विकिरणी प्रक्रम, ये क्या होगा आपके इधर वाला, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, अविकिरणी प्रक्रम। तो अविकिरणी प्रक्रम होते हैं ये आपके, देखो रेडिएटिव जो प्रोसेस होती है दो टाइप की होती है, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस। और जो नॉन रेडियो प्रोसेस होते हैं आपके वो बहुत सारे होते हैं, ISC, IC, VC, RC, ये होते हैं। अब इनके पूरा नाम भी लिखूंगा मैं। जो फ्लोरोसेंस होता है उसको बोलते हैं, जो फ्लोरोसेंस होता है उसको कहा जाता है प्रतिदीप्ति। क्या कहा जाता है? प्रतिदीप्ति। हिंदी आप चेक लेना भाई एक बार। प्रतिदीप्ति, उसको कहता है स्फुरदीप्ति। इसको क्या कहा जाता है? स्फुरदीप्ति। मैं तो क्या है, इंग्लिश में अच्छे से समझता हूँ इनको, हिंदी थोड़ी सी अटपटी लगती है मेरे को। इसको कहा जाता है अंतरतंत्र क्रॉसिंग, अंतरतंत्र क्रॉसिंग, आंतरिक कन्वर्जन, ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन, वाइब्रेशनल कास्केड, रोटेशनल कास्केड उनको कहा जाता है। रेडिएटिव प्रोसेस का मतलब यह है कि जिस प्रोसेस में रेडिएशन निकले, रेडिएशन मतलब फोटोन निकले, तो वो तो रेडिएटिव प्रोसेस हो गई। और जिनमें केवल ऊष्मा निकले, जिनमें केवल ऊष्मा निकले, वो कौन सी होगी? नॉन रेडिएटिव। जिनमें रेडिएशन नहीं निकले, जिनमें फोटोन नहीं निकले, वो नॉन रेडिएटिव। जिनमें फोटोन निकले वो रेडिएटिव, जिनमें फोटोन निकले वो रेडिएटिव, जिनमें नहीं निकले वो नॉन रेडिएटिव। बैठा दिमाग में? बैठा, वेरी गुड। इतना अब देखो, ये समझ लो फटाफट आप, प्राइमरी प्रोसेस सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है। आपके पास एक कोई मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एक क्या है? मॉलिक्यूल है, और ये ग्राउंड स्टेट में है। कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, निम्नतम अवस्था में है। निम्नतम अवस्था में मतलब आपने इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, जैसा है ये वैसा है, वैसा का वैसा ही है। आपने क्या किया? इसके ऊपर फोटोन डाल दिया। जैसे फोटोन डालोगे इसका एक्साइटमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। ये हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्साइटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इतनी सी जो प्रोसेस होती है ना, इतनी सी कि आपने जैसे किसी मॉलिक्यूल के ऊपर फोटोन डाला, और फोटोन डालने पे क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इतनी सी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्राइमरी प्रोसेस इसको कहा जाता है, प्राथमिक प्रक्रम इसको कहा जाता है। इतने से कोई, जैसे आपने किसी निम्नतम अवस्था में किसी अणु के ऊपर फोटोन डाला, और फोटोन डालने पे वो अणु कैसा हो गया? उत्तेजित हो गया, तो वो प्रक्रम क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक प्रक्रम। ध्यान रखना, प्राइमरी प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन, प्राइमरी प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन, एंड सेकेंडरी प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंजेज। सेकेंडरी प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंजेज। अब अगर इसमें केमिकल चेंज आने लग जाए, केमिकल चेंज अगर इसमें आने लग जाए, इससे टूट कर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर बन जाएं, ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोसेस। क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज। इन एक्साइटेड मॉलिक्यूल।
ठीक है भाई। जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसमें केमिकल चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस का काम क्या है, प्राइमरी प्रोसेस केवल मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है। प्राइमरी प्रोसेस का काम यही है कि ग्राउंड स्टेट में आपने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर फोटोन डाला, फोटोन डालते ही मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। जैसे एक्साइटेड हुआ, अगर उसमें केमिकल चेंज होना स्टार्ट हो गए, मतलब वहाँ से डिफरेंट टूट के डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाने लग गया, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा सेकेंडरी प्रोसेस। खत्म। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, प्राइमरी प्रोसेस क्या होती है, सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है, आ गया समझ में, वेरी गुड, आ गया। अपने इसको मैं लिखवा दूंगा आपको मैं, ठीक है। फिर फोटोफिजिकल प्रोसेस दो टाइप का होता है, रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव। रेडिएटिव का मतलब ये है अगर इस ड्यूरेशन में रेडिएशन निकले, फोटोन निकले, तो क्या कहोगे, रेडिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। दोनों में फोटोन निकलेगा, फ्लोरेसेंस में भी और फॉस्फोरेसेंस में भी, दोनों में क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा। और अगर फोटोन नहीं निकले, केवल हीट निकले, नॉर्मल हीट निकले, तो क्या कहोगे उसको, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। आपने देखा होगा फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस का मतलब बता देता हूँ आपने। कई बार नाइट में आप रोड पे जाते हो, जैसे ही गाड़ी से आप जा रहे हो, नाइट में राइड कर रहे हो रोड पे, हाईवे पे, तो वहाँ पे जो बोर्ड लगे होते हैं, रेडियन बोर्ड, तो जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे उनके ऊपर लाइट जाके गिरती है, तो वो चमकने लग जाते हैं। चमकते हैं क्या, और जैसे ही लाइट को आप ऑफ कर देते हो तो वो चमकना बंद कर देते हैं। आपको दिखाता है ना, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया, कौन सा स्टेट आ गया, बताता है कि नहीं बताता। ऐसे ही सिमिलरली आपने जो पुराने टीवी देखे होंगे, ब्लैक एंड वाइट देखे होंगे, तो उनमें जो पिक्चर ट्यूब होती थी, जैसे लाइट चली जाती थी, तो लाइट चले जाने के बाद में कुछ टाइम तक उनकी जो पिक्चर ट्यूब है वो जलती रहती थी, मतलब वो ब्राइट रहती थी, चमकदार रहती थी, ठीक है। उसके